हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका फिर से एक बार आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लास 12th के रिवीजन के लेक्चर नंबर 2 में। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पिछले लेक्चर में कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर होंगे। अगर बच्चों आप लोगों को कोई डाउट्स थे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सब आपने कॉमेंट सेक्शन में या फिर अपने डाउट बॉक्स में डाल दिए होंगे, ताकि उन डाउट्स का निवारण बच्चों आप लोगों के लिए किया जा सके। तो बच्चों, आज हम लोग आ गए हैं वापस से हमारे लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम अगले 2 चैप्टर्स की रिवीजन करने वाले हैं, जिन चैप्टर्स का नाम है बच्चे द थर्ड लेवल एंड दूसरे चैप्टर का नाम है बच्चे द टाइगर किंग। अब ये दोनों चैप्टर्स जो है बच्चे, ये आपकी विस्तास बुक में से है, राइट। ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स जो है ये आपके विस्तास बुक के चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 है, जिनको हम लोग हमारी आज की क्लास में करने वाले हैं। तो बच्चे, थर्ड लेवल और टाइगर किंग, इनके हम लोग PYQ, इनके समराइजेशन, ठीक है, कि चैप्टर्स में क्या क्या है, इनके समराइजेशन, इनके माइंड मैप, जिस्ट वगैरह बच्चे हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स हमारी इस क्लास में कवर अप करेंगे, राइट। उसके अलावा PYQ और आप लोगों के प्रेजेंट क्वेश्चंस जो इस बारी आप लोगों के पेपर में आने के चांसेस हम लोग मान सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस बच्चे आप लोगों को इस क्लास में आज मिल जाएंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बच्चे द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। नाउ बच्चे, द थर्ड लेवल स्टोरी है, लेट मी जस्ट टेल यू अ ब्रीफ अबाउट दिस वन। आप लोगों ने थर्ड लेवल स्टोरी पढ़ी होगी और आप लोगों को पता है कि थर्ड लेवल स्टोरी जो है वो बेसिकली किससे डील करती है बच्चे, ये डील करती है टाइम ट्रैवल से। ठीक है, इस स्टोरी में आपको टाइम ट्रैवल के बारे में देखने को मिलेगा। सबसे मेन थीम बच्चे इसकी टाइम ट्रैवल और एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटी है। ये इसकी दो मेन थीम्स हैं कि इस स्टोरी के अंदर हम लोग दो चीजों पे हाईलाइट करेंगे, एक तो बच्चे टाइम ट्रैवल के ऊपर और दूसरा है एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटी। अब इन दोनों का मतलब क्या है? तो बेटा, ये स्टोरी जो है ना, ये कुछ ऐसी है कि जिसके अंदर हम लोगों को टाइम ट्रैवल के बारे में देखने को मिलता है कि किस तरीके से आप एक टनल में से जाते हो और आप प्रेजेंट से पास्ट में पहुंच जाते हो। ठीक है, यू गो बैक इनटू योर पास्ट एंड वहां पर भी स्पेसिफिकली कुछ ऐसी जगहों के ऊपर जो आपके दिल के बहुत करीब है। एंड ऑन द अदर हैंड आप इसमें देखोगे एस्केपिज्म। ऐसा क्या हो रहा है कि ऐसा क्या रीजंस है कि आप अपनी जिंदगी से भागना चाहते हो? व्हाट इज द पॉसिबल रीजन दैट यू वांट टू रन अवे फ्रॉम योर लाइफ, यू वांट टू रन अवे फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग एंड यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, राइट। तो ये जो स्टोरी है बच्चे, ये इन दोनों मेन थीम्स के ऊपर बेस्ड है। और अब हम लोग बच्चे इसकी मेन थीम्स को एक्सप्लोर करते हुए इसके चैप्टर को समझेंगे, राइट। तो बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द ऑथर, जिनका नाम है बच्चे जैक फिनी। ये 1911 से 1995 तक रहे एंड इनके बारे में एक बार जान लेते हैं। जैक फिनी जो है बच्चे, वो मिलवाकुई नाम की एक जगह विस्कॉन्सिन में पैदा हुए थे और वहां पे इनका नाम पड़ा बच्चे जॉन फिनी। इनके फादर डाइड व्हेन ही वाज 3 इयर्स ओल्ड एंड उनको नाम में बाद में इनका नाम वॉल्टर ब्रेडन फिनी रख दिया गया इन ऑनर ऑफ हिज फादर। ठीक है, इनका निकनेम अभी भी जैक था और इन्होंने इसी नेम को यूज किया एज अ पेन नेम अपनी राइटिंग लिखने के लिए। ठीक है, ही रिमेन्ड विद हिम थ्रू आउट हिज लाइफ। ही अटेंडेड द नॉक्स कॉलेज इन गेल्सबर्ग इलिनियस, और ये जो जगह है ना बच्चे, गेल्सबर्ग इलिनियस, इसका रेफरेंस आपको पूरी स्टोरी में मिलने वाला है। इनके बेस्ट नोन वर्क्स जो है बच्चे, वो साइंस फिक्शन है, साइंस से रिलेटेड कुछ इमेजिनरी स्टोरीज, कुछ थ्रिलर्स हैं। 2 नॉवल बच्चे, द बॉडी स्नैचर्स एंड द गुड नेबर, ये इनकी पॉपुलर फिल्म्स भी इन नॉवेल्स के ऊपर बनी है, राइट। तो अब यहां पर हम लोग बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे थर्ड लेवल की, जो जैक फिनी ने लिखा है। अब यहाँ पर बच्चे आप लोग दो चीज अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करके चलेंगे कि इस चैप्टर में आपको 2 मेजर थीम्स देखने को मिलने वाली हैं। एक तो बच्चे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि टाइम ट्रैवल, और आप ये चीज मानकर चलेंगे बच्चे कि इस चैप्टर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। ठीक है, नाउ देयर इज अ थ्योरी कि टाइम ट्रैवल से तभी हो सकता है जब आपकी स्पीड लाइट से तेज है, एंड आई पर्टिकुलरली बिलीव कि यस, टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल। इफ नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, देन मे बी इन सम अपकमिंग ईयर्स हम लोग टाइम ट्रैवल जो है वो कर पाएंगे। तो टाइम ट्रैवल विल बी पॉसिबल एंड आई बिलीव यस इट इज पॉसिबल। आप लोग भी मुझे अपने व्यूज जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या लगता है कि थर्ड लेवल कह रही हूँ, सॉरी, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं है। तो बच्चे, थर्ड लेवल जो है वो चैप्टर किसने लिखा है? वो जैक फिनी ने लिखा है एंड इट ब्लेंड्स फिक्शन विद रियलिटी। यानी ये क्या करता है? ये फिक्शन को रियलिटी के साथ ब्लेंड करता है, बेसिकली मिक्स करता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिक्शन? बच्चे, फिक्शन मतलब इमेजिनेशन। यहाँ पर तो ये स्टोरी जो है ये इमेजिनेशन को रियलिटी के साथ जोड़ता है और हमें इस चैप्टर में यही देखना है कि ये कैसे होता है। ठीक है, दिस स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट अ मैन्स विश टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ प्रेजेंट लाइफ। अब हमारी स्टोरी में बच्चे एक कैरेक्टर है जिसका नाम है चार्ली,
राइट हमारी स्टोरी में एक कैरेक्टर है बच्चे जिसका नाम है चार्ली। अब ये चार्ली जो था ना बच्चे, ही हैड अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। Now what he was, the problem that he was suffering was called waking dream wish fulfillment. You need to write the name of the problem. उसको बच्चे एक बीमारी थी waking dream wish fulfillment। अब अगर मैं इसके एक एक वर्ड को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो देखिए, waking आंखें खोलकर, ड्रीम आंखें खोलकर सपने देखना, विश मतलब कोई सपने में कोई आपकी उम्मीद है, फुलफिलमेंट यानी खुली आंखों से सपने देखकर अपनी विशेस को कंप्लीट करना। इस तरीके के बच्चे ने एक डिसऑर्डर था जिसको हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि इनको हैल्यूसिनेशंस होती थी, जो चीजें एक्चुअली होती भी नहीं थी इनको वही दिखती थी। हिंदी में बोला जाए तो ये खुली आंखों से सपने देखने वाले प्राणी थे। चलो भैया देख लिए खुली आंखों से सपने, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया। अब यहाँ पर बच्चे क्या था इनकी जिंदगी में, he was very very disturbed by the harsh realities of life। अब जिस टाइम पे बच्चे ये है, ये अप्रोक्सीमेटली कुछ 100 years ऑफ गैप आप मान के चल सकते हैं, कुछ करीब करीब 100 years ऑफ गैप है स्टोरी के अंदर, कुछ 80 to 100 years, जहां पर वो प्रेजेंट रियलिटी से बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, बिकॉज आज के टाइम में वॉर है, इनसिक्योरिटी है, ठीक है, डेंजर है, पॉलिटिक्स है, करप्शन है, इविल है, तो बहुत सारी नेगेटिव ट्रेड्स जो है वो दुनिया में देखने को मिलती हैं। और हर इंसान जो होता है ना बच्चे, वो इतना स्ट्रॉन्ग हार्टेड नहीं होता कि वो इन सब चीजों को फेस कर सके। तो हमारे यहाँ पर स्टोरी में बच्चे चार्ली जो थे, उनको भी अपनी प्रेजेंट रियलिटी से भागने का एक वो था कि मैं ये चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो बेसिकली अपने मूड को सही करने के लिए, अपने आप को एक रिफ्यूज देने के लिए, अपने आप को बेटर फील कराने के लिए ही यूज्ड टू इमेजिन थिंग्स। Charlie, though he does not admit it, wants to go into the past as he is unhappy। अब वो बताना नहीं चाहता है, मुंह से बोलना नहीं चाहता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो पास्ट में जाना चाहता था। He is unhappy with his wife as well, जो वो although अपनी मुंह से बोलते नहीं है। In fact, he is as unhappy as he finds the world in which he lives full of hurry, tension and war. His psychiatrist friend Sam tells him that stamp collection also is an escape into the past. तो यहाँ पर इसके लिए वो एक टेम्परेरी वर्ड, रिफ्यूज का वर्ड यूज करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, चार्ली जो थे ना वो जिंदगी में किसी भी चीज से खुश नहीं थे। अब हमें चैप्टर में ये तो नहीं पता कि वो अपनी वाइफ से खुश थे या नहीं थे, बट ये लिखा गया है दैट चार्ली वाज नॉट हैप्पी विद एनीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन इन हिज लाइफ। अब उसकी वजह से वो जाना चाहते थे उस टाइम में, तो he craved for those moments, he craved for those that particular point of time जब उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हुआ करती थी, and he wanted to go back into that time कि भैया मुझे वहां ले जाओ, मेरे लिए वो समय बेस्ट था, राइट। तो ही इज अनहैप्पी विद हिज लाइफ एंड ही इज एज अनहैप्पी क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया में हरी, टेंशन, वॉर ये सब इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है कि मैं भैया अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी पा रहा हूँ। एंड इसीलिए उन्होंने अपने दोस्त, एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जो एक साइकेट्रिस्ट था जो बेसिकली आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, जो आपके मेंटल डिसऑर्डर्स पे आपसे बात करता है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ परेशानी हो रही है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये टेम्परेरी इश्यूज जो आपके ब्रेन में हो जाते हैं, जो आप सोच में हो जाते हैं, बेसिकली आपके थिंकिंग में हो जाते हैं, उसमें एक साइकेट्रिस्ट आपकी मदद करता है। तो इनके फ्रेंड जो थे सैम, ये उनसे बात करते हैं और सैम इन्हें कहते हैं कि भाई देख, मेरा मानना ये है कि तुझे बार बार अलग अलग चीजें क्यों दिखती हैं, बार बार तू अपनी रियलिटी से क्यों एस्केप करना चाहता है, तुझे रैंडम चीजें इसलिए दिखती हैं क्योंकि तुझे वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट नाम की बीमारी है। तो वो कहता है कि भाई ये इशू मुझे क्यों है, तुझे क्यों नहीं है, किसी और को क्यों नहीं है। तो वो कहती है कि तू अपनी जिंदगी से नाखुश है, ठीक है, यू आर वेरी अनहैप्पी विद योर लाइफ, एंड क्योंकि यू आर वेरी अनहैप्पी विद योर लाइफ तो इसीलिए तू चाहता है, यू ट्राई टू फाइंड समथिंग बेटर इन योर लाइफ, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ रिफ्यूज। मुझे चाहिए कि नहीं भाई, देयर शुड बी समवन जो मेरे को शांत करे, जो मुझे समझाए, मेरे मूड को अच्छा कर दे। तो इसलिए सर जो तू स्टैम्प कलेक्शन करता है ना, वो भी एक टेम्पररी रिफ्यूज है। वो कहता है कि वो भी बस एक टेम्पररी प्रोटेक्शन है कि स्टैम्प कलेक्शन तू कर रहा है, तुझे अच्छा लग रहा है, हम मानते हैं कि स्टैम्प कलेक्शन करना अच्छा लगता है, लेकिन वो स्टैम्प कलेक्शन भी एक टेम्पररी तरीका है जिससे तू अपनी रियलिटी से भागना चाहता है। लेकिन तू शायद अपनी लाइफ से इतना अनहैप्पी है कि तेरे लिए ये चीज भी काम नहीं आ रही, तो अब तू चीजें इमेजिन करने लगा है। दैट इज वाई नाउ यू स्टार्टेड इमेजिनिंग थिंग्स कि भैया मेरी लाइफ में ऐसा क्या ही हो रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब एक दिन क्या होता है चार्ली के साथ, चार्ली कहता है कि ये सब कहानी, ये सब सवाल मैंने अपने दोस्त से क्यों पूछे, तो वो हमें एक स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि देखो, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ 2 लेवल्स हैं, ठीक है, 2 लेवल्स का मतलब है कि यहाँ पर 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। एक सबसे टॉप पर जिसमें से नॉर्मल ट्रेन जाती हैं, हमारी
अर्बन ट्रेन्स जाती हैं, और दूसरा है बच्चे दूसरा लेवल जहां पर जाती है अंडरग्राउंड ट्रेन्स। अब अंडरग्राउंड ट्रेन्स कैसे जाती है, आप लोगों ने इस चैप्टर का ये वाला पार्ट देखा है, राइट। यहाँ से आप चढ़ते हो ट्रेन पर और ये अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू ट्रेन जो है वो जाती है। तो बेसिकली ये सेज यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 2 ही ट्रेन है, जहां पर आपको ऊपर एक नॉर्मल वो मिलता है और नीचे आपको सबअर्बन ट्रेन मिलती है। यू फाइंड सबअर्बन ट्रेन जिनमें से आप ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन चार्ली फाउंड अ थर्ड वन। लेकिन चार्ली के साथ क्या होता है, उसे एक थर्ड स्टेशन मिलता है। वो सेकंड स्टेशन से वो बहुत जल्दीबाजी में था उस दिन, जिस दिन उसे घर जाना था, ठीक है, वो बहुत जल्दी में था। ही वांटेड टू गो बैक टू हिज वाइफ लुइसा, और इसीलिए वो बहुत जल्दीबाजी में वहां से जाता है। अब जब वो थर्ड लेवल को देखता है तो उसके मन में एक क्यूरियोसिटी आती है कि क्यों ना मैं जाऊं अंदर और एक बार देखूं कि वहां पर क्या है, इज देयर समथिंग देयर एंड व्हाट नॉट। तो वो क्यूरियोसिटी के मारे चला जाता है। तो वो एक बहुत लंबी सी टनल क्रॉस करता है, और एक बहुत लंबी सी टनल क्रॉस करने के बाद वो एक ऐसे पॉइंट के ऊपर बच्चे पहुंच जाता है जहां पर एवरीथिंग वाज वेरी डिफरेंट, ठीक है, जहां पर वो कहता है कि सब कुछ बहुत अलग था। यहाँ पर स्मॉलर कैबिन्स थे, ठीक है, आप लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं। थर्ड लेवल के अंदर बचे स्मॉलर कैबिन्स थे, ठीक है। यहाँ पर गैस लाइट लैम्प्स थी, यानी यहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं है, यहाँ पर गैस लाइट लैम्प्स हैं, ठीक है। आपके कैश काउंटर्स जो थे वो स्मॉल थे, कैश काउंटर्स जो थे वो स्मॉल थे, और वो भी वुडन थे, ठीक है, और वो भी वुडन थे। उसके अलावा पीपल वोर, लोगों ने जो कपड़े पहने थे, पीपल वोर ओल्ड क्लोथ्स, ठीक है, लोगों ने पुराने वाले स्टाइल के ओल्ड क्लोथ्स, बेसिकली ओल्ड स्टाइल क्लोथ्स, ठीक है, ओल्ड स्टाइल क्लोथ्स पहने हुए थे, जिसके अंदर गार्बडीन सूट्स थे, जिसमें आप लोग लिख सकते हैं कि क्या थे भैया, गार्बडीन सूट्स, गार्बडीन सूट्स, मटन स्लीव ड्रेसेस, लेडीज ने मटन स्लीव ड्रेसेस पहनी हुई थी। तो बेसिकली लोग जो थे वो पुराने तरीके से तैयार हो रखे थे, ठीक है। लोगों के पास गोल्ड वॉच थी, गोल्ड वॉच होने के साथ साथ और लोगों के पास क्या था, दे हैड गोल्ड वॉच और एक और था ब्रास पिटून्स, ठीक है। और वहां पर ब्रास पिटून्स बेसिकली ब्रास के बड़े बड़े से वेसेस वास जो होते हैं वो पड़े हुए थे। तो जब उसने ये सब देखा उसको रियलाइज हुआ कि यार ये तो कोई नई जगह है जहां पर मैं आ गया हूँ, दिस इज नॉट द प्लेस दैट आई हैव प्रीवियसली कम टू, सो आई हैव डेफिनेटली कम टू अ न्यू प्लेस, दिस इज नॉट द वन दैट आई हैव प्रीवियसली विजिटेड। तो जब वो यहाँ आते हैं तो ही वॉज वेरी शॉक्ड, इट वॉज बाय चांस। और अभी पहली बार हो रहा था कि उन्होंने थर्ड लेवल डिस्कवर कर लिया है और जो ऐसा दिखता है, लेकिन उससे पहले भी वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे बहुत बार खोए हुए हैं। तो बच्चे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ठीक है, इट वॉज अ वे फॉर हिज एस्केप, ठीक है, इट वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप। वो जनरली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ही खो जाया करते थे। द रीजन कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ही खोते थे बिकॉज वहां इतनी हसल बसल है कि लोग जो थे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे कि आसपास क्या हो रहा है। सो दैट वाज अ प्लेस जहां से वो अलग अलग रास्तों में निकल जाया करते थे। और चार्ली के हिसाब से जब भी वो कहीं जाते थे तो उन्हें हमेशा नए दरवाजे, नए कॉरिडोर्स और नए टनल्स जो थे वो मिलते रहते थे। और इसीलिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ना वो एक बहुत ही बड़े ट्री जैसा है, वो एक बिग ट्री जैसा है जिसकी रूट्स जो हैं वो स्प्रेड हो रही हैं। और वो कहते हैं कि ये रूट्स क्या है, ये बेसिकली उसके कॉरिडोर्स हैं। और वो कहते हैं बहुत जल्दी ऐसा टाइम आने वाला है कि ये कॉरिडोर्स जो है ये कहाँ, कॉरिडोर्स मैंने डोर्स लिख दिया, ये कॉरिडोर जो है ये कहां तक चले जाएंगे, एक टाइम आएगा कि ये आपके टाइम्स स्क्वायर तक और सेंट्रल पार्क तक भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि बहुत जल्दी ये टाइम्स स्क्वायर और सेंट्रल पार्क तक भी पहुंच जाएंगे। ये उनका कहना था अबाउट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और इस पे सवाल आ जाता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में चार्ली का क्या ख्याल था। तो चार्ली के हिसाब से बच्चे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक बड़े ट्री जैसा था जिसकी रूट जो है वो नई नई बनती जा रही है, विच मींस नए नए कॉरिडोर्स ऐड होते जा रहे हैं। और प्रोबेबली चांसेस है कि थोड़े टाइम तक आते आते टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क तक भी इसकी जो रूट्स हैं वो बन जाएंगी, यानी कॉरिडोर्स बन जाएंगे। जबकि इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ये सब चार्ली के दिमाग में चल रहा था, उसकी आतामाजी सटक ली थी, ठीक है। अब जब वो अपना रास्ता खो बैठता है तो वो पाता है कि वो थर्ड लेवल पर आ गया है। ये लेवल बच्चे बिल्कुल डिफरेंट था और बहुत ओल्ड फैशन था। यहां पर लोकोमोटिव था, ठीक है, ऑफ कुरियर एंड आइव्स, कुरियर एंड आइव्स का बच्चे लोकोमोटिव था, यानी पुराने वो छुक छुक गाड़ी वाले ट्रेन थे, ब्रास स्पिटून्स थे, ठीक है, नेकेड ग्लास लाइट लैम्प्स थे जो प्रीवियस सेंचुरी से बिलोंग करते थे, जो बेसिकली 1800 से बिलोंग करते थे। तो ये 1894 में पहुंच गए थे। ही डिजायर्ड, अब यहां पर जब ये आए तो इन्होंने एक न्यूज़पेपर देखा बच्चे, दी वर्ल्ड।
और ये दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर जो था ना वो आज से 100 साल पहले ही छपना बंद हो चुका था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो डेट देखते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि इट वाज 11 जून 1894 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 11 जून ही था। इफ आई वुड लेट मी जस्ट कंफर्म दिस वन, 11 जून था या 18 जुलाई था? 11 जून ही था वैसे। थर्ड लेवल, ग्यारह जून, बिल्कुल ठीक, 11 जून। 11 जून 1894 की उस पर डेट थी और उनको रियलाइज होता है कि यार वो तो कहीं पास्ट में आ गए हैं। अब जब वो यहाँ आए तो उन्होंने नोटिस किया कि ये वही समय है, बचपन का समय, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से गेल्सबर्ग चला जाऊं। अब बच्चे गेल्सबर्ग क्या था? ये था उनके सपनों का शहर। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो बचपन था, ठीक है, हिज चाइल्डहुड, इनका जो बचपन था वो वहीं पर बीता है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स वहीं पर रहते थे। तो बेसिकली ही बिलीव कि मुझे ना गेल्सबर्ग जाना चाहिए बिकॉज दैट इज द प्लेस, इट्स द बेस्ट प्लेस फॉर मी एंड आई नीड टू गो देयर। बिकॉज गेल्सबर्ग में एवरीबडी वाज सो फ्रेंडली, एवरीबडी वाज सो एमिएबल, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर, इतना अच्छा माहौल था वहां पर कि ही विश्ड कि यार काश मैं उस समय में वापस चला जाऊं। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एरा बिकॉज यहाँ पर बहुत हरी टेंशन, वॉर, इनसिक्योरिटीज, बहुत कुछ है। तो वो उस समय में जाना चाहते थे, वो समय जब वो एक्चुअली बचपन में प्रोटेक्टेड फील करते थे। एंड दैट इज व्हाई ही वांटेड टू गो बैक टू द टाउन ऑफ हिज ड्रीम्स। However, he was nearly arrested। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो अरेस्ट होने वाले होते हैं जब वो जाते हैं अपनी और अपनी वाइफ के लिए टिकट लेने के लिए। तो उस टाइम पर वो अपनी प्रेजेंट करेंसी देते हैं कि ये लीजिए, आप प्रेजेंट करेंसी ले लीजिए। लेकिन जो वहां पर लेडी थी, सॉरी जो मैन था, वो कहता है कि तुम मेरे को चीट कर रहे हो, तुम मुझे जान के झूठे नोट दे रहे हो, यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। तो ही जस्ट रैन अवे फ्रॉम देयर, वो वहां से भाग जाता है बीइंग स्कैर्ड कि भैया मैं पास्ट में भी पकड़ा नहीं जाना चाहता। लेकिन उस दिन के बाद से ही वॉज नेवर एवर फाउंड अगेन। उस दिन के बाद से पता ही नहीं लगा कि भैया थर्ड लेवल स्टेशन कहां पे एग्जिस्ट करता है। उसने बहुत ढूंढने की कोशिश करी लेकिन द थर्ड लेवल स्टेशन वॉज नेवर फाउंड। द मनी ही गेव टू द फेयर वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन यूज दोज डेज। तो बुकिंग क्लर्क थॉट कि शायद से वो उसे चीट कर रहा है और चार्ली जो प्रेजेंट में रहता है वो वहां से भाग जाता है और वापस जब वो थर्ड लेवल ढूंढने जाता है तो उसको वो थर्ड लेवल नहीं मिलता। अब यहां पर बच्चे आपको दो चीजों पर ध्यान देना है। अब एक सवाल ये आता है, इसमें एक सवाल ये आता है कि चार्ली ने जो स्टैंप कलेक्शन शुरू करी थी, ठीक है, चार्ली के लिए स्टैंप कलेक्शन तो उसके दादाजी भी करते थे, ठीक है, वो एक्चुअली तो उसके ग्रैंडफादर की ही कलेक्शन थी, ठीक है, ये कलेक्शन जो थी वो एक्चुअली किसकी थी? वो उसके ग्रैंडफादर की थी। तो ऐसा क्या था कि चार्ली के ग्रैंडफादर की जो कलेक्शन थी वो एज इट इज है, ठीक है, हिज कलेक्शन इज द वे इट हैज टू बी। लेकिन चार्ली जो है वो भी स्टैम्प कलेक्शन कर रहा, तो क्या उसके दादाजी भी वही सेम चीज फील करते थे जैसे चार्ली कर रहा है? क्या जिस तरीके से चार्ली के लिए स्टैम्प कलेक्शन एक टेम्पररी रिफ्यूज है, क्या वो उसके दादाजी के लिए भी एक टेम्पररी रिफ्यूज हुआ करता था? क्या वो उसके दादाजी के लिए भी एक टेम्पररी रिफ्यूज था? नहीं बेटा, दादाजी के लिए इट वॉज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है, इट वाज आउट ऑफ हॉबी या इट वाज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। लेकिन दादाजी की एज में और चार्ली के समय में, दोनों के एरा में बहुत फर्क है। तो जब तक ये स्टैम्प कलेक्शन चार्ली के पास पहुंचती है तो वो उसके लिए, अब ये दादाजी के लिए तो ये था, लेकिन चार्ली के लिए वो एक मीडियम ऑफ एस्केप बन गया था कि भैया मैं अपनी रियलिटी से भागता हूं तो इसके लिए मैं स्टैम्प कलेक्ट कर लूंगा कि ना मेरा दिमाग चलेगा ना मैं चीजों के बारे में सोचूंगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब चार्ली जो था उसको स्टैम्प कलेक्शन करने की आदत हो गई थी। अब क्या होता है, अब जब चार्ली जाता है उस दिन, चार्ली के पास ना कुछ $300 पड़े थे अपने बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है, he had somewhere around $300 kept in his bank account and he decided कि यार एक काम करते हैं, ये 300 बैंक डॉलर के जो डॉलर्स है ना इनको चेंज करा लेते हैं ओल्ड करेंसी के अंदर। तो वो जाता है एक शॉप में, करेंसी शॉप में, और वहां पर उसको लेस देन 200, ठीक है, लेस देन $200 के अंदर चेंज कराकर वापस लेकर आता है। दिस शोज कि उसने पहली बात तो अपनी बहुत सारी सेविंग्स ऐसे ही लूज कर दी। उसकी बहुत सारी सेविंग्स जो थी बच्चे वो इस तरीके से ही बर्बाद हो गई कि उसने वो सेविंग्स जो थी चेंज कराने में ही वेस्ट कर दिया। उसके बाद उसको थर्ड लेवल स्टेशन भी नहीं मिला। बड़े समय तक वो थर्ड लेवल स्टेशन ढूंढता रहा, लेकिन थर्ड लेवल स्टेशन उसको नहीं मिलता। उसे नहीं पता कि भैया थर्ड लेवल स्टेशन कहाँ है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, कुछ नहीं आइडिया। चलो भाई, थर्ड लेवल स्टेशन नहीं मिला तो नहीं मिला, अब क्या करें। अब उसके बाद थोड़े दिनों बाद खबर आती है कि उसका जो फ्रेंड है सैम, ठीक है, वो डिसअपियर हो गया है, ठीक है, थोड़े दिन बाद खबर आती है कि सैम जो है वो डिसअपियर हो गया है। और चार्ली जो था
वो कहता है कि यार मुझे कहीं ना कहीं शक था कि मुझे पता है कि मेरा दोस्त कहाँ है, आई नो वेयर माई फ्रेंड इज। तो इसीलिए वो बताता है कि उस समय के बाद मैंने और अपनी वाइफ ने थर्ड लेवल को ढूंढना फिर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, थर्ड लेवल का जो क्वेस्ट था वो हमने रीस्टार्ट कर दिया। अभी तक उसकी वाइफ ने भी उसको यही बोला कि तुम थर्ड लेवल को छोड़ दो, थर्ड लेवल नहीं, जैसा कुछ भी नहीं है, तुम इतना मत सोचो कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है, तुम थर्ड लेवल को छोड़ दो, डू नॉट थिंक अबाउट द थर्ड लेवल वंस अगेन। लेकिन अभी तक तो हस्बैंड अपनी वाइफ की बात मान के बैठ गया। अब जब उसको पता लगता है कि उसका दोस्त डिसअपियर हो गया है तो वापस से वो थर्ड लेवल ढूंढने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक दिन चार्ली को अपने ग्रैंडफादर की कलेक्शन में से, कहां पर बच्चे, ग्रैंडफादर की कलेक्शन में से एक लेटर मिलता है। ठीक है, उसे क्या होता है, ही फाउंड अ लेटर, उसको वहां से एक लेटर मिलता है। और वो लेटर भी बच्चे ऐसा वैसा कोई लेटर नहीं था, वो एक फर्स्ट डे कवर था। अब बच्चे फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जब भी कोई नया स्टैंप मार्केट में आता है ना, तो जो स्टैंप कलेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टैंप को ना लगाते हैं, खाली एनवेलोप्स पे लगाते हैं और अपने आप को सेंड करते हैं, खाली एनवेलोप्स पे लगाते हैं, अपने आप को सेंड करते हैं। तो बेसिकली उससे होता क्या है, खाली एनवेलोप पे लगाकर अपने आप को सेंड करने से जो स्टैंप है ना वो ऑथराइज हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कि भैया बहुत ज्यादा यूजेज में आ गया। और उसके बाद जब ये पता लगता है कि ये स्टैंप इस डेट पे आया था और इसी डेट के दिन इसी स्टैंप कलेक्टर के पास ये स्टैंप था, तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है। तो बेसिकली कि वैसे हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर आ गए में जो प्राउड फील होता है ना, बिल्कुल वैसा था स्टैंप कलेक्शन के लिए फर्स्ट डे कवर्स के स्टैंप को संभाल के रखना। अब जनरली फर्स्ट डे कवर जो होते हैं ना वो एम्प्टी लेटर्स होते हैं। जनरली ये लेटर्स के अंदर कुछ होता नहीं है, खाली एक पेपर होता है। लेकिन सरप्राइजिंगली ग्रैंडफादर की कलेक्शन में से उन्हें एक लेटर मिलता है जो बच्चे जुलाई 1894 की डेट का लेटर था। ठीक है, और इट वाज एड्रेस्ड टू चार्ली। दादाजी की कलेक्शन में चार्ली को एड्रेस करता हुआ एक लेटर जो जुलाई 18, 1894 की डेट का है, जब चार्ली पैदा भी नहीं हुआ था, उस समय के दादाजी के कलेक्शन में चार्ली को अपने नाम का एक लेटर मिलता है। तो भैया ही हुआ कि क्या 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 ये क्या हो गया, मेरे लिए ये लेटर यहाँ पर क्या कर रहा है। अब यहाँ पे हम स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। कहां पे थे? ओके, ओहो, स्टोरी का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। चलिए, अब उसको दादाजी का वो खाली लेटर मिलता है कि भैया वो खाली लेटर जो था उसके अंदर वो क्या है, खाली लेटर मिला। और खाली लेटर में उसने ये बिलीव करा कि भाई यहां से तो थर्ड लेवल जो है वो एग्जिस्ट करता है। खाली लेटर मिला है, उसमें चार्ली को लिखा हुआ है। वो चार्ली को लेटर लिखा था बच्चे सैम ने, और सैम ने उस लेटर में लिखा था कि तुमने बिल्कुल सही कहा था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसका दोस्त उसको लिखता है कि भैया थर्ड लेवल जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि तुमने मुझे बोला थर्ड लेवल ढूंढने के लिए, तो मैंने भी थर्ड लेवल को ढूंढा और फाइनली मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। और ये लेटर इस चीज का सबूत है कि तुम थर्ड लेवल को ढूंढने में रुको मत, तुम थर्ड लेवल को ढूंढते रहो। देयर इज गोइंग टू बी अ डे जब तुम्हें थर्ड लेवल मिल जाएगा और तुम भी अपनी वाइफ के साथ फिर यहाँ थर्ड लेवल के अंदर एस्केप करके हमारे साथ आ सकते हो। अब एक सवाल आता है कि वाई सैम वहां पर क्यों गया? ठीक है, सैम वहां पर क्यों गया, ऐसा क्या रीजन था कि सैम को वहां जाना पड़ा? तो सैम बच्चे एक सिटी बॉय था और उसने बहुत सारी कहानियां सुनी थी चार्ली से फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड की गेल्सबर्ग जगह है, बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एमिएबल, बहुत फ्रेंडली लोग हैं, बहुत सीनिक ब्यूटी है। तो वही सब चीजें देखकर प्रोबेबली इसका दोस्त जो था वो भी थर्ड लेवल ढूंढा और थर्ड लेवल में चला गया। अब ये चीज हमारे चार्ली को कंफर्म कैसे होती है? चार्ली कंफर्म करता है वापस से उस ओल्ड करेंसी शॉप पर जाकर। ठीक है, वो कहां जाता है? वो ओल्ड करेंसी शॉप पर जाता है और वहां पर उसको ये पता लगता है कि सैम ने $800, ठीक है मैं डॉलर का साइन नहीं बना रही हूं, उसने $800 एक्सचेंज कराए थे प्रोबेबली वहां पर जाकर, क्योंकि वो अपना हे एंड ग्रेन बिजनेस खोलेगा। ठीक है, हे एंड ग्रेन बिजनेस का मतलब होता है वो घास फूस का बिजनेस जिसके अंदर वो गाय भैंस को चारा देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ऐसे टाइम में चला गया है जहां पर साइकेट्रिस्ट बनने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, सिंस ही हैज गॉन टू 1894 का गेल्सबर्ग व्हिच इज अ वेरी वेरी हैप्पी प्लेस। और इस तरीके से चार्ली को पता लग जाता है कि प्रोबेबली उसका दोस्त जो है वो थर्ड लेवल एस्केप कर गया है, तो अगर वो काम उसका दोस्त कर सकता है तो वो भी इस चीज को कर सकता है, राइट। और यहां पर आकर बच्चे ये स्टोरी जो है वो समाप्त हो जाती है। अब इधर आकर देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस चैप्टर इज, ये स्टोरी जो है ना ये इंसान की वल्नरेबल साइड को दिखाती है।
ठीक है, ये एक इंसान की कॉमन मैन की वल्नरेबल साइड को दिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक ऐसा पार्ट जरूर होता है जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है, जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होने के चांसेस रखता है अपने आसपास की एनवायरनमेंट से। सराउंडेड बाय माइरियड ऑफ प्रॉब्लम्स, बतेरी प्रॉब्लम्स है इंसान की जिंदगी में। कभी कभार हम इंसान जो है वो एक क्रेविंग चाहते हैं फॉर पीस एंड सेरेनिटी, फॉर पीस एंड कामनेस, की जिंदगी में शांति मिले, और उसके बाद हम भी पॉसिबल एस्केप्स ढूंढते हैं कि हम भी कहां से एस्केप कर सकते हैं। तो ये स्टोरी जो है बच्चे, ये टाइम इंटरसेक्शन, बेसिकली टाइम ट्रैवल, एक इल्यूजन जो चार्ली को होती है, वो अ काइंड ऑफ लॉन्ग ड्रीम दैट वी डू नॉट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग आवर स्लीप। और ये एक ऐसा लंबा ड्रीम था ये पूरा स्टोरी, जो हम लोग अपनी स्लीप में नहीं, लेकिन कैसे अपनी ओपन आईज से एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब इसमें बच्चे कुछ सवाल हैं, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं। What convinced Charlie that he had reached the third level Grand Central Station and not the second level? तो बच्चे जब उसने दी वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर देखा जो 11 जून 1894 का था, तो उसको विश्वास होता है न्यूज़पेपर का नाम था बच्चे दी वर्ल्ड, आप लोग याद रखेंगे। बियर्ड्स एंड मुस्टैशेस ऑफ 1894 जो डिफरेंट थे, डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ गैस लाइट एंड ब्रास स्पिटून्स, बिकॉज अभी तो भैया हमारे पास नॉर्मल लाइट्स हैं, हम लोग लैंटेन जलाकर काम नहीं चलाते, हम लोग ग्लासेस में पानी पीते हैं, स्पिटून्स हमारे पास नहीं होते। तो बच्चे ये सारी की सारी चीजें उसको दिखाता है कि वो एक नए प्लेस के अंदर आ गया था। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। What is the term, वेरी वेरी जरूरी, पेपर में आ जाता है एक्स्ट्रा सवाल, What is the term used for the study या collection of postage stamps? तो बच्चे करेक्ट आंसर है philately. The study about postage stamps and collecting them is called philately. ठीक है, philanthropy होता है for the benefit of mankind, ये काम वो होता है जिसमें आप बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड करते हो, दुनिया का भला करते हो। और फैंटेसी तो आप लोगों को पता ही है कि स्टोरीज होती हैं, दिमाग की उपज होती है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल, व्हाट डज सैम लेटर टू चार्ली रिप्रेजेंट? तो सैम का जो चार्ली को लेटर था वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? वो दिखाता है अ प्रूफ ऑफ हिज फैंटेसी, कि जो वो सोच रहा है वो सच हो सकता है, कि भैया थर्ड लेवल जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, बट हमें नहीं पता कि थर्ड लेवल एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है या नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। सवाल देखिए बच्चे, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? अब यहां पर थर्ड लेवल किस चीज को रेफर करता है? तो बच्चे थर्ड लेवल रेफर करता है सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को, जो पैसेंजर्स को लेकर जाएगा गेल्सबर्ग इलिनॉइस। तो ये बच्चे उसका लिटरेरी मीनिंग है कि भैया थर्ड लेवल जो है वो एक ऐसा स्टेशन है जिसके अंदर एक स्टेशन जो है वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस आता है। थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। अब ये बच्चे मेटाफोरिकल रीजन है, ठीक है। अब आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि लिटरली तो थर्ड लेवल का काम ये था, लेकिन मेटाफोरिकली देखा जाए तो थर्ड लेवल क्या है वो अंडरलाइन करोगे आंसर में। इट इज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, द नैरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। लाइक इसके अंदर आप बता सकते हो लाइक इनसिक्योरिटी, वॉर, और क्या था, there was another word, पेन सफरिंग, ठीक है, पेन एंड सफरिंग, इन सब से दूर ये जगह आपको लेकर जाएगी। इट प्रोवाइडेड हिम अ बेस वेयर ही कुड इंटरवीव हिज फैंटेसी विद रियलिटी। वो एक ऐसी जगह थी जहां पर वो अपनी फैंटेसी को रियलिटी से इंटरवीव कर सकता है। बेसिकली दैट वाज हिज प्रोटेक्टिव प्लेस, ठीक है। That was the place where he wanted to go. That was the place where he imagined the things will be back to normal. Because बचपन, that secure place, जो बचपन उन्होंने वहां पर काटा था, उसकी वजह से ही that place was very secure and very pure for him, and he really wanted to go back to that place. Why did Charlie the narrator describe the Charlie at the narrator describe the Grand Central Station? बच्चे 2013 में आया है और बहुत कॉमन सवाल है, पेपर में पूछा जाता है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए कि चार्ली कहता है कि जो रूम्स थे थर्ड लेवल स्टेशन के ऊपर वो थोड़े छोटे थे एज कंपेयर टू द सेकंड लेवल। पहली बात ये मैंने भी आप लोगों को बताई थी। यहाँ पर फ्यूअर टिकट विंडोज थी और वो जो थी भी वो भी वुडन थी, ठीक है, एंड वुडन थी, ये आप लोग लिख सकते हो। और वो कैसी थी? वो वुडन थी। ट्रेन गेट्स और इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुडन एंड ओल्ड लुकिंग, और ये तो थे काफी वुड के बने हुए थे और काफी पुराने दिखते थे। वहां पर ओपन फ्लेम गैस लाइट थी, सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो यहाँ पर लैंटेन्स लगे हुए थे।
ब्रास स्पिटून्स थे ऑन द फ्लोर एवरीवेयर, ऑन द फ्लोर। हर इंसान ने ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए थे, 19th सेंचुरी ड्रेसेस पहनी हुई थी, जिसके अंदर आप उनकी मुस्टैशेस, साइड बर्न्स के लोगों के साइड बर्न्स, वो जो लंबे लंबे कनपट्टियों में बाल होते हैं वो थे। उसके अलावा आप इसके अंदर गार्बडीन सूट बता सकते हो कि मैन यूज्ड टू वियर दैट गार्बडीन सूट, ठीक है, गार्बडीन सूट। और क्या बताओगे आप? बताओगे मटन स्लीव्स ड्रेसेस। उसके बाद एक आदमी के पास ओल्ड गोल्ड वॉच, एक आदमी के पास एक ओल्ड गोल्ड वॉच थी। और यहाँ पर ये टाइम था बच्चे 11 जून 1894 का, जहां पर वो उन्हें पता कैसे लगता है जब वो एक दी वर्ल्ड नाम के न्यूज़पेपर को देखते हैं। तो ये सारी डिटेल्स बच्चे इस आंसर में आनी चाहिए, तो जाकर ये आंसर आपका फुल फ्लेजेड आंसर बनेगा और टीचर आपको इस आंसर में नंबर देगी। अगला सवाल देखेंगे, हाउ डिड चार्ली ऑफन गेट लॉस्ट इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो बच्चे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इनके हिसाब से वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, pushing out endless corridors and doorways and stairs like roots. It had intricate and tangled pathways. उसके काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि डिटेल्ड pathways थे, बहुत ही ज्यादा मिक्स मैच एक दूसरे के साथ pathways थे। The network of passage was so complicated that instead of reaching the destination, one did tend to move up and down to look for entries and exits. So Charlie often got lost in the station, and this place also became the medium of his escapism. और ये जगह जो थी ये इसके एस्केपिज्म का एक मींस बन गया था, अपनी रियलिटी से भागने का एक तरीका बन गया था। अब यहाँ पर एक लाइन थी कि हम पहले तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नहीं देख रहे थे, सॉरी थर्ड लेवल नहीं देख रहे थे, बट नाउ वी बोथ आर लुकिंग। तो ये किसको बोला गया है बच्चा? ये चार्ली और उसकी वाइफ लुइसा को बोला गया है कि चार्ली as he and his wife Louisa now every weekend started to search the third level because उनके पास प्रूफ है कि चार्ली का जो फ्रेंड था सैम, वो जब डिसअपियर हुआ और उसके बाद वो थर्ड लेवल ही गया है। So they both Charlie and Louisa were looking for the third level। और यहाँ पर आप इसमें वो लेटर मेंशन कर सकते हो कि उसको एक लेटर मिला था जिसमें उसने खुद इनवाइट किया था कि कीप सर्चिंग, तुम्हें वो थर्ड लेवल जो है वो मिल जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो वो इसके लिए आप एक बहुत अच्छी लाइन लिख सकते हो। तो बेसिकली बच्चे वो एक एनॉमली है इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम। वो क्या है? वो एक अनोमली है इन द स्पेस एंड टाइम के फैब्रिक में, कि बेसिकली आपको एक प्रेजेंट टाइम के अंदर एक टनल चाहिए, आप 100 साल पीछे पहुंच जाते हो। तो वो क्या है? वो एक वर्म होल कह सकते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा साइंटिफिक थ्योरीज में बिलीव हो तो प्रॉब्ली वो एक वर्म होल है। वो एक ऐसी जगह है जिसको आप यूज करके एस्केप कर सकते हैं टू द पास्ट, और जहां पर आप जाना चाहें वहां पर आप जा सकते हैं। राइट, नाउ वी डू हैव अनदर क्वेश्चन। In the modern world, it is full of insecurity, fear, war, worry and stress. What are the ways which we can attempt to overcome them? अब बच्चे यहाँ पर ये आपका क्या कह सकते हैं, वैल्यू बेस्ड सवाल है, और ऐसा वैल्यू बेस्ड सवाल एक आधा तो बच्चे पेपर के अंदर जरूर आ ही जाता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे कर सकते हो। नो डाउट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर एंड वरी एंड स्ट्रेस, एंड टू ओवरकम देम पीपल स्टार्ट टू अडॉप्ट देयर ओन वेज। और हर इंसान अपने खुद के तरीके डिवाइस करने लगता है ऐसी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। As soon as people start to imagine and develop their own unreal world, there are some people who start to use alcoholic products and destroy their lives. तो हर इंसान अलग अलग तरीके से अपनी रियलिटी से भागना चाहता है, लेकिन आप कैसे ओवरकम करोगे? तो भैया यूज गुड मीन्स, ट्राई टू मेक योरसेल्फ बिजी। जैसे स्टाम्प कलेक्शन किया चार्ली ने, आप कुछ वैसा करो। बट देयर आर सर्टेन टाइम्स थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड एंड मे बी थिंग्स कैन गो रॉन्ग। These are all the ways, just only escapism मत लिखना, escapism लिखना, only for escapism। ये बेसिकली ये है कि आप अपनी रियलिटी को आगे 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 धकेल रहे हो कि चलो देखेंगे चलो देखेंगे चलो देखेंगे, एंड उस वजह से यू आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। ओके, another last question for this chapter. Do you think that third level was the medium of escape for Charlie? If yes, then why? तो बच्चे देखो, ऐसे yes and no questions में I particularly believe कि आप लोग अगर आंसर yes से शुरू करते हो ठीक है, no से कभी भी आंसर शुरू मत करना, ठीक है? कभी भी आंसर no से शुरू नहीं करते। ऐसे केसेस के अंदर बच्चे आप लोग एक चीज कर सकते हो, never start your answers with no, ठीक है? Write a statement, पहले एक स्टेटमेंट लिखो या पूरा का पूरा आंसर लिख डालो, ठीक है? और लास्ट में ऐसे करके लिख दो, therefore I believe that no, it's not possible।
मतलब आंसर को नो करके एक्सप्लेनेशन देने से अच्छा पहले एक्सप्लेनेशन दो और लास्ट में लिख दो कि देयरफॉर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। बिकॉज आंसर नो से शुरू करने में ऐसा लगता है कि थोप दिया कि लो नो कर लो। तो यस बच्चे, थर्ड लेवल उसके लिए एक मीडियम ऑफ एस्केप था, क्योंकि ही माइट बी अनहैप्पी एंड फियरफुल फ्रॉम द वर्ल्डली वरीज। हो सकता है कि वो दुनिया से नाखुश हो। ही एक्सप्लेन्ड कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड उसको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती थी। तो बेसिकली हम उसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि ही वॉज चिकन हार्टेड पर्सन, कि वो बहुत ज्यादा वीक हार्टेड पर्सन था, बहुत जल्दी किसी भी चीज से डर जाता था। He just wanted to escape from that, and this happens when any person is unable to face and fight such abstract aggressors. तो ऐसे केस के अंदर वो चीजों को he finds ways to, ठीक है, आप कह सकते हो he finds medium to divert his mind। और वो जितना दिमाग, जिस इंटेंसिटी में उसका दिमाग खराब होगा ना बेटा, उसी उतनी ही इंटेंसिटी के अंदर वो चीजों को नेगेटिवली इमेजिन करेगा, जैसे यहाँ पर चार्ली ने चीजों को इमेजिन किया था। राइट, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अब बच्चे हम लोग बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जिसका नाम है बच्चे द टाइगर किंग बाय कल्कि कृष्णमूर्ति। अब आप लोग याद रखेंगे बच्चे, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये एक सटायरिकल कॉमेंट है, या फिर ये एक सटायरिकल एग्जाम्पल है। ये एक सटायरिकल एग्जाम्पल है ऑन द, आप कह सकते हो, विम्स ऑफ द पावरफुल। ठीक है, कि जो पावरफुल होता है ना, जिसके हाथ में स्ट्रेंथ होती है, वो किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ का मिसयूज करता है। जब इंसान के हाथ में पावर होती है तो वो कैसे अपनी पावर का मिसयूज करता है, उसका गलत इस्तेमाल करता है, और एट द एंड क्या हो जाता है, बेचारा मर जाता है सैडली। ठीक है, नाउ द पर्सन इन द एंड dies. Now just give me a minute before I start ahead. I just need to have a sip of water, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो टाइगर किंग बाय कल्कि कृष्णमूर्ति। एक्चुअली मेरे को ये प्रेजेंटर भी चलाना था जो चल गया है, तो आई एम क्वाइट लकी। अब पढ़ते हैं, चलो। तो टाइगर किंग भैया ये बड़े ही बादशाहों के बादशाह बनते थे अपने आप को, लेकिन निकले बेचारे भीगी बिल्ली, एंड में बेचारे मर जाते हैं। सैड हो जाता है अंकल जी के साथ। क्या होता है अंकल जी के साथ, हमारे टाइगर किंग भैया के साथ, आइए देखते हैं। तो टाइगर किंग की स्टोरी के अंदर बच्चे कल्कि बताते हैं कि हमारे टाइगर किंग को हम लोग बतेरे नामों से जानते हैं। ठीक है, हम इन्हें जरा जानते हैं सर जिलानी जंग बहादुर। ठीक है, इनका नाम है सर जिलानी जंग बहादुर। ठीक है, CRCK ACTC MAD, महाराजा अधिराजा, टाइगर किंग, और भी एक आधे नाम आप लोग लर्न कर सकते हो। मेरे को तो जितने याद थे वो यही हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं उसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, विश्व सम्राट, विश्व भुवना, और बड़े अलग अलग नाम दिए हुए हैं। सता व्याग्रह संहारी, ये भी याद है मुझे, मैं लिख देती हूँ। सता व्याग्रह संहारी, बेसिकली द टाइगर किलर। ये व्याग जो होता है वो टाइगर का नाम होता है। तो सता व्याग्रह संहारी मतलब 100 टाइगर उसने जो है वो मार दिए, 100 टाइगर को मारने वाला। तो हमारे भैया इनके नाम तो बहुत, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊंचे दाम छोटे पकवान वाले हाल थे इनके। ठीक है, नाम इतने सारे, काम ये 1% का नहीं करते थे। अब ये टाइगर किंग जो है ना बच्चे, इनकी बचपन से ही एक कहानी बड़ी खराब थी कि जब ये पैदा होते हैं ना, तो एक चीफ एस्ट्रोलॉजर ने इनके लिए एक प्रोफेसी करी, यानी एक भविष्यवाणी करी कि भैया ये ना बड़े होकर मर जाएंगे। अब जब ये भविष्यवाणी करी गई कि ये बड़े होकर मर जाएंगे, तो 10 दिन का टाइगर किंग ये बोल पड़ता है। तो 10 दिन का टाइगर किंग था। हाँ चल रही है। तो 10 दिन का जो टाइगर किंग है, इमेजिन करिए कि 10 दिन का एक बच्चा बोलता है, एंड द चाइल्ड स्पीक्स अप एंड ही सेज कि अच्छा वो तो मुझे भी पता है कि मैं मर जाऊंगा, तुम ये बताओ कि मैं मरूंगा कैसे। तो इमेजिन करो 10 दिन का बच्चा जो हल्का कुछ भी नहीं बोल सकता, वो डायरेक्टली ये सवाल कर रहा है कि भैया वो तो मुझे भी पता है मैं मर जाऊंगा, तुम मुझे बस इतना बताओ कि मैं मरूंगा कैसे, व्हाट इज गोइंग टू बी द मीडियम ऑफ माई डेथ। और उस टाइम पे जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो ऐसे चश्मा हटाकर, चश्मा पहनना पड़ेगा उसके लिए, वो चश्मा पहना, चश्मा हटा के बड़ा तेज बच्चा है, और फिर वो बोलते हैं कि वाह यार 10 दिन का बच्चा इतना कुछ बोल पाया, तो क्या सरप्राइजिंग बात है। तो उसी के ऊपर बच्चे पूरी स्टोरी है कि ये कैसे मरते हैं, व्हाट वाज द रीजन ऑफ हिज डेथ। ये दिख रहा है ना टाइगर जी हमारे,
रीजन ऑफ हिज डेथ, यही बनते हैं इनकी मौत का कारण। लेकिन कैसे बनते हैं, कैसे ये बोलते हैं आ टाइगर मुझे मार, कैसे ये अपनी मौत से जिंदगी भर बचते जाते हैं लेकिन एंड मोमेंट पे टाइगर से ही मर जाते हैं। आइए बच्चों इनकी स्टोरी को हम लोग मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन पे। तो बच्चे स्टोरी रिवॉल्व करती है किंग के आसपास, जिसकी डेथ जो है वो टाइगर के हाथों होती है, जिससे ये बचना चाह रहे थे उसी से ये मर जाते हैं। दैट वाज foretold by astrologers, और जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो कहते हैं कि देखिए भैया आप जो है ना आप पैदा हुए हैं इन द आर ऑफ बुल। वो कहते हैं आप तो आर ऑफ बुल में पैदा हुए हैं और आपकी जो है ना डायरेक्ट दुश्मनी है लियो के साथ, यानी टाइगर की जो राशि होती है उसके साथ। तो आपका जो है भैया नहीं बन सकता काम, आपकी टाइगर से भिड़ती रहेगी, तो आपकी जो मौत का कारण बनेगा वो एक टाइगर बनेगा। ट्राइज बचपन में जो ये प्रोफेसी कर दी गई थी कि भैया तुम मारे जाओगे, तुम टाइगर से मारे जाओगे। तो क्या होता है जब बड़े होते हैं और टाइगर किंग सुनते हैं कि भैया लोग मेरे बारे में उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, तो वो एक टाइगर को मारते हैं और उसको ले आते हैं कि लो भैया मार दिया, अब बताओ मुझे मैं कैसे मरूंगा। तो दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो एस्ट्रोलॉजर है वो उन्हें बताते हैं कि देखो तुम्हें 99 टाइगरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो 100th टाइगर होने वाला है ना वो तुम्हारी मौत का रीजन बनेगा। अब टाइगर किंग को जब ये सुनने में आता है कि भैया अच्छा जी 100वां टाइगर मारेगा, चलो 100वें टाइगर को भी मारेंगे, तो वो 100वें टाइगर तक पहुंचने के लिए 99 इनोसेंट टाइगर्स को मार देता है। और 99 इनोसेंट टाइगर्स को मारने के बाद बेचारी की जिंदगी में क्या होता है वही देखते हैं। ओके, he tried to reverse the fate spared out to him and the author using thinly veiled satire, मतलब बड़ा ही लाइट हल्का हल्का सटायर, हल्का हल्का मजाक, हल्का हल्का टॉन्ट बात बात में यूज करते हैं ताकि रीडर जो है वो समझ सके कि राजा कितना बड़ा पागल था। which later proved futile, कि राजा ने जितनी मर्जी कोशिश करी वो सब एकदम बर्बाद हो गई, एकदम बिल्कुल वेस्ट हो गई। एंड द मैनर दैट मेक्स द रीडर्स लाफ, और लास्ट में अंत में क्या होता है कि टाइगर किंग मरना तो था ही पर कैसे मरा उसमें हम सब लोग वो इंस्टाग्राम वाला मीम रिएक्शन देंगे कि क्या हुआ रे, ये क्या हुआ प्रभु, ये टाइगर किंग तो मर गया, अब कैसे मर गया वो देखते हैं। चलिए, तो बेटा महाराजा जिलानी जंग बहादुर वाज बोर्न, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने उस समय ही फोरटोल्ड कर दिया था कि एक दिन भैया राजा जी जो है वो मारे जाएंगे। अब भैया तब 10 दिन का जो राजा बच्चा हमारा उठता है और बोलने लगता है अच्छा मैं 10 दिन में मारा जाऊंगा, आप पहले मुझे ये बताओ कि मैं 10 दिन में मरूंगा कैसे, हाउ एम आई गोइंग टू डाई। He told them that all those who are born will have to die one day. Obviously बड़ा ही लॉजिकल आंसर दिया कि भैया जो इंसान इस दुनिया में पैदा होता है वो मरता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एस्ट्रोलॉजर उन्हें बोलते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं मरूंगा कैसे, व्हाट इज गोइंग टू बी द मैनर ऑफ माय डेथ, मेरी डेथ होगी कैसे। तो सब लोग वर स्टन्ड, एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि भैया एक 10 दिन का बच्चा जो है वो कैसे बोल सकता है, जो जिसकी प्रॉपरली आंखें भी नहीं खुलती, वो प्रॉपर बातें बोल रहा है ऐसे मैनर में, और उसी के साथ साथ एक लॉजिकल क्वेश्चन भी दे रहा है कि भैया ये बताओ कि मैं मरूंगा कैसे, तो सबको पता है कि मरना है। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने प्रिंस को बताया कि ही इज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, तो बेसिकली वो टॉरस राशि का है और उसकी लियो से बिल्कुल भी नहीं बनने वाली, तो उसकी जो डेथ होगी वो एक टाइगर के थ्रू होगी। ये बात सुन के वो टाइगर किंग चुप हो जाता है और कुछ नहीं होता। फिर टाइगर किंग जब बेटा बड़ा होता है, क्योंकि टाइगर एंड बुल जो है वो एनिमीज है, तो देयरफॉर उसकी डेथ जो है वो एक टाइगर से आएगी, खत्म बात। उसके बाद बच्चा चुप हो जाता है। हमारे टाइगर किंग बड़े होते हैं और यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर आपको टाइगर किंग के बचपन के बारे में जानना चाहिए। और यहाँ पर एक सवाल आता है कि वो एक इंग्लिश नानी से पढ़ते थे, ठीक है, वो एक इंग्लिश नानी से पढ़ते थे, उनकी जो केयर टेकर थी वो एक इंग्लिश लेडी थी, ठीक है, वो इंग्लिश मूवीज देखते थे, ठीक है, बोलते इंग्लिश में थे, स्पोक इन इंग्लिश। तो मतलब उस समय पर इनके ऊपर बहुत ज्यादा वेस्टर्न इफेक्ट था। हम जो देख पा रहे थे वो क्या था कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा वेस्टर्न इफेक्ट था, और उस समय के सारे राजा महाराजाओं के बच्चे ऐसे ही थे, सारे के सारे इंग्लिश पढ़ा करते थे। चलो पढ़ाई लिखाई करके बड़े हो गए। अब जब पढ़ाई लिखाई होकर बड़े हो गए तो उनके कानों में बातें सुनने पड़ने लगी कि भैया टाइगर किंग ने तो 10 दिन की एज में बोला था कि मैं तो टाइगर्स को बोलना लेट टाइगर्स बी वेयर, टाइगर्स को बोलना कि भैया मुझसे बच के रहें। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि उन्होंने बोला कि भैया टाइगर्स को बोलो मुझसे बच के रहें। अब क्या करना है,
जब टाइगर किंग के कान में ये बातें सुनी कि भैया मेरे बारे में उल्टी बकवास हो रही है, तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं और पक्का कर लेते हैं कि भैया मैं टाइगर हंटिंग करूंगा। और वो ये कहते हैं कि देखो मैं ना टाइगर हंटिंग कर रहा हूं सेल्फ डिफेंस के अंदर, मैं टाइगर हंटिंग इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपने आप को बचाना है। तो वो पहला टाइगर मारते हैं और पहले टाइगर को मारकर वो चीफ एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाते हैं और चीफ एस्ट्रोलॉजर को बताते हैं कि देखो मैंने अपना पहला टाइगर जो है वो मार दिया है, अब तो मैं नहीं मर सकता। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर उस समय उन्हें बताते हैं कि देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पहला टाइगर मार दिया या नहीं, तुम्हें 99 टाइगर और मारने पड़ेंगे, क्योंकि तुम 99 टाइगर्स मार लो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम उनसे जीत जाओगे, लेकिन जो 100th वन होगा, जो 100वां टाइगर होगा, तुम्हें उसके साथ थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। अब जब टाइगर किंग के दिमाग में ये आया कि अच्छा मेरी डेथ जो है वो 100वें टाइगर से आनी है, यानी मेरे को 100वें टाइगर को मारना है, टू रीच एट द गोल ऑफ द 100th टाइगर उसको 99 टाइगर्स मारने पड़ेंगे। तो यहां पर भैया ने सबसे बड़ी गलती क्या करी। अब आप ये देखिए, जिंदगी इन लाइफ एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, जिंदगी में हर चीज जो है वो पहले से ही बंधी हुई है कि ये चीजें ऐसे 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 ही होंगी, लाइक एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। अब ना राजा ने ना चीफ एस्ट्रोलॉजर उसको बोलता कि 100वां टाइगर से तू मरेगा, तो ना वो 90 टाइगर्स को मारता, 99 टाइगर्स को मारता, ना वो 100वें टाइगर तक पहुंचता, ना उसकी मौत होती है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो टाइगर किंग ने अपनी खुद की डेथ इनवाइट कर ली थी जब टाइगर हंट पर वो चला था। पानी पी के फिर बताती हूँ। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसने अपनी मौत खुद से बुलाई है। 10 साल के अंदर बचे वो 70 टाइगर्स को मार लेता है। अब इन 70 टाइगर्स को मारने के बाद अब इसने सोचा कि क्या करा जाए। अब उस समय पर इसने सारी टाइगर हंटिंग जो थी वो बैन कर दी थी प्रतिबंधपुरम में, और इसने बोला था कि अगर मेरे अलावा किसी ने भी टाइगर्स को मारने की कोशिश करी, इफ एनीबडी इन द वर्ल्ड ट्राई टू किल द टाइगर्स, तो आई एम नॉट गोइंग टू लीव देम, मैं उनका घर बार ले लूंगा, मैं उनको जेल कर दूंगा, आई एम गोइंग टू पनिश देम सिवियरली। तो उसने बड़े स्ट्रिक्ट लॉस बना दिए कि भैया टाइगर से मेरे हैं, आप टाइगर को हाथ भी नहीं लगा सकते हो, टाइगर से मैं मारूंगा। चलो अब इसने डिसाइड करा कि टाइगर से मैं मारूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मार लो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब टाइगर पॉपुलेशन जो थी ना बच्चे 10 साल के बाद ड्विंडल कर जाती है, बहुत कम हो अच्छा नहीं अभी यहाँ पे आने में टाइम है, इससे पहले 2-3 पॉइंट्स आप लोगों को स्टोरी के बीच में से जानने जरूरी और है। अब बीच में एक दिन क्या होता है, जब टाइगर हंट शुरू हुआ ही था तो उस समय में बच्चे एक दुरई का मतलब होता है एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल, ठीक है, एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल जो है वो यहाँ पर आता है और बोलता है कि भैया मुझे भी टाइगर मारने जो है अपने यहाँ पर अलाउ कर दो। तो बेसिकली हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल जो था ना, ये बहुत ही शैलो था और बहुत ही ज्यादा शोई था ना। शोई का मतलब क्या होता है, इसका ना दिखावे का बहुत शौक था। तो जनरली ये क्या करता था, ये एनिमल्स को मार के उनके साथ फोटोज खींचता था दिखाने के लिए कि भैया आई एम वेरी वेरी स्ट्रांग। अब जब वो प्रतिबंधपुरम आता है और बोलता है कि मुझे टाइगर मारने दो, तो भैया हमारे राजा तो साफ नाट जाते हैं कि तुम हाथ में मत लगा देना मेरे टाइगर्स को, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तो उसने बोला कि तुम एक काम करो, तुम टाइगर को मार लो, तुम मुझे बस फोटो खिंचवाने दो टाइगर, मरे हुए टाइगर के साथ, मेरे लिए उतने में भी मेरा काम बन जाएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट अलाउ मी टू हैव अ फोटो विद अ डेड टाइगर। राजा ने बोला कि इसको अलाउ कर दूंगा तो 10 लोगों को और करना पड़ेगा, इसको भी मना कर देता हूं। तो उसने बोला कि भाई तू एक काम कर, तू मेरे यहाँ पर रैट हंट कर, तू बोर हंट कर, तुझे भालू पकड़ने आ जा मैं पकड़वाता हूँ, ठीक है, तुझे मच्छर पकड़ने हैं मैं तेरे को मॉस्किटो हंट करवा देता हूँ, आजा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइगर हंट भूल जा, वो नहीं हो सकता, टाइगर हंट मैं तुझे अलाउ नहीं करूंगा। तो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल चलो मान जाता है कि ठीक है भैया, नहीं माना तो नहीं माना। लेकिन दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम ये देख पाते हैं कि हमारा जो राजा है वो बड़ा टेंशन में आ जाता है कि यार मैंने तो इतने हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल की बात को माना नहीं, अब मेरा क्या होगा। तो वो सिचुएशन में कंपनसेशन के लिए और अपना सॉरी बोलने के लिए 50 डायमंड रिंग्स का एक सेट, ठीक है, 50 डायमंड रिंग्स का एक सेट जो उसने कैलकाटा से मंगवाया था, वो भिजवा देता है वो दुरई सैनी के लिए, इस उम्मीद में कि वो दुरई सैनी जो है उसमें से 2-3 रखेगी और वापस बाकी सारा भेज देगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऑल रिंग्स, ठीक है, ऑल रिंग्स वर केप्ट, वो सारी की सारी अंगूठियां अपने पास रख लेती है और एक थैंक यू कार्ड भिजवा देती, थैंक यू बोल देती है कि थैंक यू आपने मुझे रिंग्स दे दी, बात खत्म। अब ये राजा जो था उसने उस समय पर इन रिंग्स के ऊपर बचे
3 लाख रुपए खर्चे थे और वो 3 लाख रुपए जो थे बच्चे इसके लिए बर्बाद हो गए। लेकिन राजा ये सोचता है कि छोड़ ना यार, 3 लाख रुपए की क्या वैल्यू, कम से कम मेरा किंगडम तो बच गया, मुझे उस चीज की खुशी है। तो बच्चे यहाँ पर हम राजा के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, ही वॉज अ विम्सिकल किंग। वो इतना बड़ा पागल था कि उसके लिए उसकी खुद की किंगडम बचाना ज्यादा जरूरी है कि भैया पैसा जाता है तो जाए, टाइगर के पीछे वो इतना पागल था। अब बच्चे वो 70 टाइगर्स मार देता है और 70 टाइगर्स मारने के बाद उसके गांव में टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो जाती है। अब उसने अपने दीवान को बोला कि भैया तू एक काम कर, तू ना मेरे किसी ऐसे, तू मेरी लड़की ढूंढ, मुझे शादी करनी है। ठीक है, वो कहता है मुझे शादी करनी है, काम कर तू मेरे लिए लड़की ढूंढ, और लड़की ऐसी ढूंढियो जिसकी रॉयल फैमिली के अंदर, जिनके किंगडम के अंदर बड़े सारे टाइगर हो, कि जब भी मैं वहां जमाई राजा बन के जाऊं तो वहां पर मैं जब भी जाऊं तो मैं टाइगर्स को मार के आऊंगा। तो उसने ढूंढ लिया, उसकी शादी कर लेता है। तो बेटा वो क्या करता है, वो एक स्ट्रैटेजिकल अलायंस बनाता है। उसके लिए शादी जो थी वो भी टाइगर्स के आसपास ही रिवॉल्व कर रही थी। इट वाज नॉट आउट ऑफ लव कि उसने शादी करी। उसने बोला कि चलो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने एक स्ट्रेटेजिकल अलायंस बनाया कि मैं शादी कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे घर में शादी करूंगा जहां पे ज्यादा टाइगर्स होंगे। टाइगर्स वाले घर में शादी कर ली, जब भी जाता जमाई राजा बन के टाइगर को मार के आता। करते 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 10 साल बीत गए। 10 साल बीतने के बाद 99 टाइगर्स वो अब तक मार चुका था, लेकिन एक टाइगर बच्चे अभी भी रह गया। और यहीं पे आकर सबसे बड़ी परेशानी शुरू हुई। पूरे के पूरे प्रतिबंधपुरम में मानो जैसे टाइगर जो है वो घर में चले गए हैं, जैसे वो सोने चले गए हैं। टाइगर जो थे वो मिल ही नहीं रहे थे। महाराजा कुड नॉट बियर दिस एनीमोर। उनसे वो बर्दाश्त ना हुए कि भैया टाइगर जो है वो मिल नहीं रहे। उन्होंने बोला कि देखो अब मेरे को टाइगर मिल नहीं रहे, मैं अपना लैंड टैक्स बढ़ा रहा हूं। उन्होंने अपना लैंड टैक्स बढ़ा दिया और जितने भी अपने कुछ लोग थे उन्हें काम से निकाल दिया। यानी अब राजा जो था वो पागल हो चुका है, एकदम सनका चुका है एक दिमाग उसका, कि वो लोगों को भी काम से निकाल रहा है और उसने अपना लैंड टैक्स जो था वो भी बढ़ा दिया। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दीवान जो था ना, ही वॉज ऑल्सो एट रिस्क। अब दीवान को लगा कि भैया हमारा राजा तो है वो तो पागल होता जा रहा है, अब अगर उसको टाइगर नहीं मिला तो फॉर हिज जॉब। अब उसको ये डर था कि अब अगली बारी जो है वो मेरी है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि मैं टाइगर का अरेंजमेंट करूं। तो पहले तो बीच में एक खबर आती है कि टाइगर जो है, एक नया टाइगर जो है वो हिल से कुछ शीप गायब हो रही है। तो देयर आर चांसेस कि वीरास्वामी नायकर तो पूरा खाएगा नहीं। वीरास्वामी नायकर एक आदमी था जो पूरे की पूरी शीप खा जाया करता था, भेड़ बकरियां खा जाया करता था। तो उससे भी पूछा गया कि भाई तूने तो नहीं खाई? तो उसने बोला नहीं मैंने तो नहीं खाई। तो इट मीन्स कि कोई ना कोई टाइगर तो पक्का है जो स्ट्रोल पे निकला हुआ है, जो घूमने निकला हुआ है, जो भैया बाकी एनिमल्स को खा रहा है। तो टाइगर को ढूंढा गया, टाइगर मिले ना, फिर भी नहीं मिले। तो यहाँ पर बच्चे वो एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि फाइंडिंग टाइगर्स मिल्क, वो कहते हैं कि फाइंडिंग टाइगर्स मिल्क वॉज इजियर देन फाइंडिंग अ रियल टाइगर। वो कहते हैं कि एक रियल टाइगर से आसान तो टाइगर का मिल्क ढूंढना हो गया था। अब देखा जाए बच्चे तो यहाँ पर भी एक सटायर यूज किया गया है कि टाइगर तो दूध देता ही नहीं, तो जो चीज इम्पॉसिबल है वो कह रहे हैं वो ढूंढनी आसान हो गई थी, रियल टाइगर मिल नहीं रहा था। इतने बुरे हाल थे प्रतिबंधपुरम के। अब क्या होता है, यहां से बच्चे एक टाइगर दीवान जो है अपनी वाइफ के साथ पीपल्स पार्क नाम की एक जगह से जो चेन्नई में है, वहां से एक टाइगर जो है उसको बुलाता है, एक टाइगर को मंगवाता है और महाराजा को बोलता है कि महाराजा महाराजा एक टाइगर हमें मिला है, जाओ और उसको मार लो। अब महाराजा इस चीज की जल्दीबाजी में कि 100वां टाइगर है, अपने आदमियों को लेकर जाता है हंटिंग के लिए और टाइगर को हिट करता है और बड़ी खुशी खुशी में कि मैंने 100वां टाइगर मार दिया, मैं जिंदा रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं, इस चीज की खुशी में वापस आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब लोग उसके जाते हैं, हंटर्स देखते हैं और उसको रियलाइज होता है कि वो जो आपका टाइगर था वो फेंट हो गया था, क्योंकि बच्चे वो एक ओल्ड टाइगर था। ठीक है, क्योंकि वो एक ओल्ड टाइगर था तो इसीलिए वो बेहोश हो गया था, वो टाइगर मरा नहीं था। अब जो हंटर्स थे उनको इस चीज का डर कि भैया राजा को पता लगा तो वो हमें भी मारेगा, खुद को भी मारेगा, इतनी मुश्किल से टाइगर मिला है। तो उन लोगों ने सोचा कि भैया अपनी जान बचानी है तो इस टाइगर को यहीं मार दो और राजा को बोलो कि टाइगर मर गया। राजा को बताओ ही मत कि 100वां टाइगर उनसे मिस हो गया है, हमने मारा है। Since the tiger fainted on hearing the shot, the Maharaja did not realize that he had not actually killed the tiger. तो रियलिटी में देखा जाए तो राजा के हिसाब से वो अपने डेलुलू में जी रहे हैं कि भैया 100वां टाइगर मर गया है, लेकिन रियलिटी ये है कि 100वां टाइगर नहीं मरा था, the 100th tiger was still alive। तो फिर होगा क्या? अब महाराजा जो है, महाराजा के आदमियों को पता था, लेकिन उनको यह था कि अगर वो महाराजा को बताएंगे तो उनकी खुद की नौकरियां चले जाएंगी। तो उन्होंने अपने हाथों से राजा के टाइगर को मार दिया।
तो अब देखा जाए तो किस्मत बेटा, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती, तो टाइगर किंग की कैसे चलेगी, वो भैया कोई नवाब थोड़े थे। तो टाइगर किंग के साथ भी वही हुआ, मतलब उसके पेट के आगे वो जाता है। 100th टाइगर इतनी मुश्किल से मिलता है, लेकिन 100th टाइगर को वो मार भी नहीं पाता, और जब वो 100th टाइगर को मार भी नहीं पाता है तो बेचारा क्या ही कर लेगा। बट महाराजा को अभी भी नहीं पता कि अभी भी एक टाइगर बच गया है, एंड उसके हिसाब से ही वाज फ्री फ्रॉम द थ्रेट ऑफ इमिनेंट डेथ, कि अब तो वो नहीं मर सकता। एंड ही बिलीव्ड दैट ही हैज सुपरसीडेड, उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने सुपरसीड कर लिया है इस डेस्टिनी। उसको ऐसे सुप्रीम वाली फीलिंग आ रही थी कि मैंने तो अपनी डेस्टिनी को भी सुपरसीड कर लिया, मैं तो अपनी किस्मत से भी बड़ा हो गया हूं। महाराजा डिसाइड किया कि भैया क्योंकि अब टाइगर वाइगर मर गए हैं, तो इट इज टाइम कि अपने बेटे का जो 3 साल का हो चुका है उसका बर्थडे मनाया जाए। 3 साल का होने के बाद उसका बर्थडे मनाया जा रहा है, क्योंकि खुद के टाइगर मर गए। तो बेसिकली ये दिखाता है कि सन कितना ज्यादा, सॉरी फादर जो थे वो कितने ज्यादा सेल्फिश थे। तो फादर ऐसे ही मार्केट निकल जाते हैं बेटे के लिए गिफ्ट ढूंढने के लिए, और वो एक टॉय शॉप पे पहुंचते हैं। उनको वहां पर एक वुडन टाइगर दिखता है, और वो सोचते हैं कि क्यों ना इस बेटे को वुडन टाइगर ही दिया जाए, बिकॉज पूरी जिंदगी टाइगर के आसपास रिवॉल्व कर रही थी, तो क्यों ना कुछ ऐसा सिंबल दिया जाए जो मेरे से भी रिलेट करे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको एक टाइगर का गिफ्ट पकड़ा देते हैं। अब जो टाइगर था बच्चे, वो एक अनस्किल्ड आदमी ने बनाया था। प्रोबेबली वो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 2.5 अन्नास का था, अप्रोक्सीमेटली 3 अन्ना का था, लेकिन उसने 300 रुपए के अंदर बेचा, जो क्राफ्टमैन था। तो इस तरीके से दिखाया जाता है कि अगर राजा को पता लग जाता कि वो इतना सस्ता है टाइगर, तो वो शायद उसको यहाँ पे काम भी ना करने देता। तो इसलिए उसने रॉयल मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए झूठ बोल दिया कि सर बड़ा महंगा है, 300 का है, बड़ा क्राफ्टेड आदमी ने बनाया है। तो राजा को भी दिखा कि भैया ये तो एक टाइगर है, ये तो मैं अपने बेटे को दे सकता हूँ। तो वो टाइगर को उठाते हैं और ले जाते हैं अपने घर। अब वो टाइगर बनाया तो बच्चे एक अनस्किल्ड मैन ने था, और उसका सरफेस जो था वो रफ था, प्रॉपरली फिनिश्ड भी नहीं था। एज ए रिजल्ट एक स्प्लिंटर, बेसिकली एक धांस, जिसे आप लोग हिंदी में कहते हो, हमारे में हम इसे कहते हैं छिलतर, एक धांस जो है वो उनके हाथ में चली जाती है। और देखते ही देखते किस्मत का खेल कुछ ऐसा हुआ कि वो इन्फेक्शन उनके पूरे हाथ में बढ़ गया। तो 3 डॉक्टर्स को बुलाया गया, ठीक है। 3 डॉक्टर्स वर कॉल्ड ऑपरेशन, ठीक है, फॉर ऑपरेशन। 3 डॉक्टर्स को बुलाया गया कि आप आइए और राजा के ऊपर ऑपरेशन कीजिए। तो ऑपरेशन जो था बच्चे, आयरॉनिकली जो 100th टाइगर था, इस तरीके से, अच्छा यहां पर आता है कि किंग वॉज डेड, और इस तरीके से राजा जो है वो मर जाता है, एंड ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। और ऑपरेशन जो था वो सक्सेसफुल हो गया। और लास्ट में बच्चे एक सवाल आता है कि ऑपरेशन, राजा तो मर गया, फिर ऑपरेशन कैसे सक्सेसफुल हुआ। तो बच्चे ये ऑपरेशन वो राजा के ऊपर परफॉर्म करे वाले जाने के लिए ऑपरेशन की बात नहीं हो रही, ये ऑपरेशन था ऑफ डेस्टिनी, ठीक है, ये ऑपरेशन था ऑफ डेस्टिनी, ऑफ प्रोफेसी। ये उस प्रोफेसी से, जिसे वो एक ऑपरेशन चल रहा था कि राजा खुद अपनी मौत को इनवाइट करके आया था कि 100वां टाइगर मारूंगा तो जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, आयरॉनिकली क्या हुआ, वो जो 100th टाइगर था दैट वाज आल्सो अ नॉन लिविंग वन, भाई वो टॉय टाइगर था। तो एक्चुअली देखा जाए तो एक टॉय टाइगर ने रिवेंज ले लिया, ठीक है। एक टॉय टाइगर ने क्या किया, रिवेंज्ड, अवेंज्ड कहते हैं वैसे ऐसे वर्ड्स को, अवेंज्ड द डेथ ऑफ 100 टाइगर्स। और बाकी जो 100 टाइगर्स ने एक्चुअली अपनी जान गंवाई, उनका बदला किसने लिया, एक टॉय टाइगर ने ले लिया। तो असली में एक वुडन टाइगर, गिनती में तो 100वां टाइगर था, राजा की मौत का रीजन बनता है। ही वॉज द कॉज ऑफ महाराजा's डेथ एंड प्रूव्ड कि जो प्रिडिक्शन थी एस्ट्रोलॉजर ने जो करी थी वो बिल्कुल सही थी। और इस तरीके से हमारे राजा जी जो हैं वो मर जाते हैं, सैड हो जाता है राजा जी के साथ। ठीक है भाई, तो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर होगा, और इस चैप्टर में आप लोगों को अब तो कोई डाउट नहीं होगा। बच्चे इस चैप्टर की सेंट्रल थीम ये है कि टाइगर किंग इज अ स्टोरी अबाउट ट्रांसिएंस ऑफ लाइफ। बेसिकली कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही टेम्पररी है, तो जितनी है उसको अच्छे से जी लो, ऐसे दुश्मनियों में मत निकालो। द चैप्टर इज अ सटायर, बेसिकली ये टॉन्ट है ऑन द प्राइड एंड स्टबर्ननेस ऑफ दोज पीपल, उन लोगों की वो ओवर कॉन्फिडेंस और उन लोगों के उस अड़ियल पने के ऊपर जो बिलीव करते हैं कि भैया हम पावर में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम पावर में हो धरती में, एक्चुअल पावर, एवरीबडी इज अ फादर अंटिल द रियल फादर अराइव्स, ये वही वाली बात है। The author of the story tells about the days of autocratic and eccentric kings। वो बताते हैं कि उस समय पर जब आपके
डोमिनेंट राजा वगैरह हुआ करते थे, जब वो किसी की सुनते नहीं थे, देवर इसेंट्रिक किंग, जब राजा महाराजा पावर में इतने ज्यादा पागल हो जाते थे, क्रेजी हो जाते थे कि वो कुछ सोचते भी नहीं थे करने से पहले। ये राजा महाराजा जो थे ये ब्रिटिशर्स से डरते थे, क्योंकि उस समय ये ब्रिटिशर्स के अंडर रहते थे, जो हमने दुरई और दुरई सैनी के केस में यहाँ पर देखा था। नाउ बेटा आयरनी इस चैप्टर की या क्या है, इस स्टोरी में ड्रामेटिक आयरनी है। ड्रामेटिक आयरनी मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या होता है। ड्रामेटिक आयरनी जो क्लियर टू रीडर्स होती है, ठीक है। ड्रामेटिक आयरनी एक ऐसी आयरनी होती है जो रीडर्स को क्लियर होती है, लेकिन एक्चुअली स्टोरी में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको पता नहीं लगता। हमें स्टोरी पढ़ते हुए समझ में आ गया कि एक्चुअली क्या हो रहा है, लेकिन जो स्टोरी में कैरेक्टर्स हैं उनको समझ में नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। तो इस चैप्टर में बच्चे ड्रामेटिक आयरनी है, और it is the story is sharp when Tiger King alone is unaware that his bullet had not killed the 100th tiger, कि जहां पर सिर्फ हमारे टाइगर किंग को नहीं पता कि उसके बुलेट से 100वां टाइगर नहीं मरा है, बाकी पूरे किंगडम को पता है। लेकिन सब लोगों को इस चीज का डर था कि हम राजा को बताएंगे तो हमारे ऊपर राजा पागल हो जाएगा। तो इतना ज्यादा राजा ने दुराचार कर दिया था यहाँ पर लोगों के साथ कि उन्होंने भी सोचा कि यार एक मर जाए वो बेटर है 100 लोगों को मरवाने से। तो पूरे गांव को पता था, सारे हंटर्स को, दीवान को, सबको पता था कि राजा से 100वां टाइगर नहीं मरा है, लेकिन फिर भी nobody even thought of telling the king back. The other characters and the readers anticipate his doom. सबको पता है कि उसका एंड जो है भैया वो बहुत पास है, एंड सब सेलिब्रेट his triumph over his destiny, और वो बड़ा खुश हो रहा है कि भैया वो किस्मत से जीत गया। हमें पता है कि बेटे इंतजार करिए, आप मर जाएंगे। We realize that how misplaced the king's pride at killing the first tiger was. और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ना तो उसने पहला टाइगर मारा होता, ना वो 100वें टाइगर तक पहुंचता, ना ये सब कुछ होता। But sometime it is the fate that plays you and not you who plays the fate, right? कभी कभी किस्मत आपको अपने हिसाब से चलाती है और आप अपनी किस्मत को अपने हिसाब से नहीं, ठीक है। अब सवाल आता है बच्चे, व्हाट वाज द अनफुलफिल्ड डिजायर ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल। तो बेसिकली वो चाहता था यहाँ पर कि वो हंट करे टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रतिबंधपुरम में कोई भी टाइप ऑफ टाइगर या कोई भी टाइगर को बेचारा हंट नहीं कर पा रहा था। तो ये उसकी अनफुलफिल्ड ड्रीम रह गया था, ठीक है। दुबई सैनिटाइजर से डिफरेंट डिजाइन क्यों खरीदेगा भाई। Why did महाराजा sunk in gloom? महाराजा दुखी क्यों हो जाते हैं? He was in danger of losing his throne. After killing 99 tigers, he was not able to find the 100th tiger. A British officer wanted to hunt a tiger in his state. Now the Maharaja was forced to announce a 3-year exemption from all taxes of the village. तो बच्चे इसके अंदर से ऑप्शन नंबर बी जाएगा कि 99 टाइगर्स को मारने के बाद ग्लूम का मतलब होता है बच्चे सैडनेस। वो सैडनेस में क्यों चला गया था? वो इसीलिए चला गया था बिकॉज 100वां टाइगर मिल नहीं रहा था, तो मारे किसको और जिए किसको। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। द फ्रेज लाइफ रिटर्निंग टू हिम हेयर मीन्स कि लाइफ रिटर्न करने का मतलब क्या होता है बच्चे? लाइफ रिटर्न करने का मतलब होता है कि चेंज थिंग्स इन अ बेटर वे, रिस्टोर थिंग्स दैट आर इनएक्टिव, change things as per the situation. तो life returning to him, that was as if the life returning to him. Let me just see the line कि बुक में दी कहाँ गई है, उसके हिसाब से हम इसका मीनिंग निकालेंगे। वैसे लाइफ रिटर्न करने का मतलब होता है किसी भी चीज को रिवाइव कर लेना। दिस इज टाइगर किंग PDF, एंड वी हैव टू सी लाइफ रिटर्निंग टू हिम। ये टाइगर के लिए यूज किया गया है आई थिंक। ओके ओके ओके, ये लास्ट में ना बच्चे लाइफ रिटर्निंग टू हिम, ओके लाइफ रिटर्निंग टू हिम यूज किया गया है बच्चे उस लास्ट टाइगर के लिए जब हमारे दीवान को ये पता लगता है कि पीपल्स पार्क के अंदर एक टाइगर तो अभी भी प्रेजेंट है। तो बेसिकली जब उनको वो सांस में सांस आती है तो दैट इज कॉल्ड लाइफ रिटर्निंग टू देम, और वहां पर ये लाइन को यूज किया गया है बच्चे। तो बेसिकली चेंज द थिंग्स एज पर द सिचुएशन, इट इज एज पर एक्सट्रैक्ट कि अपने रिस्टोर थिंग्स आर इनएक्टिव। यहाँ पे ये जाएगा बेटा कि जो चीज इनएक्टिव है उसको आप वापस उसके ओरिजिनल पॉइंट पर ले आओ। लाइफ रिटर्निंग टू हिम कि उसमें जान में जान आती है, अभी दिमाग खराब हो रहा था, पता लग गया कि अब क्या करना चाहिए। टाइगर किंग एंड व्हाई डज ही गेट द नेम? तो बच्चे महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग। कहने को बच्चे ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा आयरॉनिकल है कि कहने को उसका नाम था टाइगर किंग, लेकिन एक्चुअली उसने किया क्या था, उसको टाइगर किल्ड का नाम देना चाहिए था बिकॉज उसने सारे के सारे टाइगर्स को मारा था। किंग तो वो किसी नाम का नहीं था। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ एस्ट्रोलॉजर्स ने डिक्लेयर किया था कि प्रिंस जो है वुड हैव टू डाई वन डे। तो 10-year-old प्रिंस ने पूछा कि एस्ट्रोलॉजर से कि आप ये बताओ कि मैं मरूंगा कैसे, व्हाट इज गोइंग टू बी द मैनर ऑफ माय डेथ, व्हाट इज गोइंग टू बी द रीजन फॉर माय डेथ।
तो वाइज मैन वर बैफल्ड, दे वर सरप्राइज टू सी कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल पा रहा है। और चीफ एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि उनकी डेथ जो है वो एक टाइगर से आएगी, क्योंकि ही वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। The young prince growled and uttered the terrifying words that let tigers beware, and he decided to kill the 100th tiger, and thus वहां से उनका नाम पड़ा दी टाइगर किंग, कि he was the one responsible for killing the tigers। लेकिन अपने आप में बचे ये एक आयरॉनिकल बात है कि एक ऐसा इंसान जिसने 100 टाइगर्स को मार दिया मर्सीलेसली इन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस, ठीक है, किस चीज के नाम में, कि भैया सेल्फ डिफेंस कर रहा हूं, उसने सेल्फ डिफेंस के नाम में इतने टाइगर्स को जो था वो मार दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आयरनी है, और इट इज अ मॉकरी ओवर द ह्यूमन सेल्फ, ह्यूमन माइंड, की लोग कितने ज्यादा इनकंसिडरेट हो सकते हैं। हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम, वही सेम क्वेश्चन है बच्चे। द महाराजा प्रतिबंधपुरम वाज नोन एज द टाइगर किंग, उसको टाइगर किंग नाम पड़ता है क्योंकि टाइगर्स डोमिनेटेड हिज लाइफ, उसकी पूरी जिंदगी टाइगर्स के आसपास ही रुलती रही। एंड हिज मिशन वाज टू लिव, ठीक है, लिव आफ्टर किलिंग टाइगर्स। उसने 70 टाइगर्स मारे 10 सालों के अंदर, एंड उसके बाद उसने ऐसी लड़की से शादी करी जिसके वहां पर लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स थे। तो ऑल डिसीजंस, ठीक है, ऑल डिसीजंस इन हिज लाइफ वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली, गवर्न्ड बाय टाइगर्स। डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली, जिंदगी टाइगर्स के आसपास ही रिवॉल्व कर रही थी। व्हाट इज द रीजन टाइगर किंग्स सडन डिसीजन टू मैरी? टाइगर जो था वो 70 टाइगर किंग जो था वो 70 टाइगर्स मार चुका था, और टाइगर पॉपुलेशन जो थी वो यहाँ ड्विंडल कर चुकी है, एक्सटिंक्ट कर चुकी है उससे खुद के किंगडम के अंदर प्रतिबंधपुरम में। तो इट वाज द टाइम जब उसने डिसाइड किया कि वो एक लड़की से शादी करेगा इन अ रॉयल फैमिली इन अ स्टेट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन होगी, जो बेसिकली ये दिखाता है कि ये बच्चे एक बहुत ही कैलकुलेटेड स्टेप था, ठीक है, कैलकुलेटिव स्टेप टुवर्ड्स दिस प्लान, टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट, ताकि वो अपना जो प्लान है ऑफिस प्लान, ताकि वो अपने प्लान की फुलफिलमेंट को, मतलब अपने प्लान की फुलफिलमेंट कर सके, जो चीज वो प्लान करके आया है वो काम वो कर सके, ठीक है। और ये बच्चे एक स्ट्रैटेजिक अलायंस थी जिसके अंदर इट वाज नॉट आउट ऑफ लव, ये एक स्ट्रैटेजिक बॉन्ड था जिसमें वो शादी प्यार से नहीं कर रहा, प्यार के लिए नहीं कर रहा, बेचारे टाइगर्स के लिए कर रहा है। तो वी फील वेरी सैड फॉर द लेडी एज वेल जिससे उसकी शादी होती है। टाइगर किंग इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, तो बच्चे टाइगर किंग अपने थ्रोन को लूज करने के डेंजर में तब था जब उसने एक ब्रिटिश ऑफिशियल को मना कर दिया था, उसे गुस्सा दिला दिया था, जब उसने उसे अलाउ नहीं किया था एक टाइगर को हंट करने के लिए इन प्रतिबंधपुरम, एंड नॉट इवन अलाउइंग हिम टू हैव अ फोटो ऑफ इट, but also rejected the official's request of being photographed with a killed tiger, that is the महाराजा। तो यहाँ पर ही वॉज इन द रिस्क ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, बिकॉज उसने अपने ड्रीम्स को और अपने विशेष को पूरा करने के लिए उस राजा को वो काम, सॉरी ब्रिटिश ऑफिशियल को वो काम करने को मना किया था, तो ऑब्वियसली ही वाज एट द रिस्क ऑफ लूजिंग हिज ओन किंगडम। महाराजा सो एंशियस टू किल द 100th टाइगर बिकॉज राजा ही वांटेड टू ओवर पावर हिज डेस्टिनी, तो बेसिकली वो अपनी खुद की डेस्टिनी को ओवर पावर करना चाहता था, दिखाना चाहता था कि भैया डेस्टिनी के आगे, मेरे आगे डेस्टिनी की क्या ही औकात। The chief astrologer ने predict किया था that the tiger would be the cause of his महाराजा's death and he should be particularly very basically cautious, कि उसे बहुत ज्यादा cautious होने की जरूरत है of the 100th tiger। तो महाराजा एक टाइगर हंट या टाइगर एक्सपीडिशन पे निकल जाता है, he was rather anxious to kill the 100th tiger who could be the cause of his death। तो बेसिकली अपने आप को establish करने के लिए to live a long life in the greed, in the lust of living a good life and a big life, उसने बेचारे टाइगर को मारा और at the end ironically खुद ही मर गया। इतनी भी क्या आग हो रही थी भैया कि मारना ही था टाइगर को। Who killed the 100th tiger and why? तो बच्चे आयरॉनिकली पूरी स्टोरी 100th टाइगर को मारने पे थी, लेकिन 100th टाइगर टाइगर किंग से मरा ही नहीं। He does not drop after he is shot by the महाराजा, but only faints from the bullet shot, क्योंकि he was a old one। और यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि पीपल्स पार्क से उस टाइगर को गाड़ी में बिठाकर लाया गया था पीछे वाली सीट पे, जैसे वो कुत्ते को लेकर आ रहे हो। The hunters wondered what they should do because they all know कि they were at risk of losing their job, ठीक है। They realized that if the महाराजा come to know they could lose their job, and यहाँ पर ये लोग भी selfish हो गए। They believed कि अपनी जॉब बचाओ, राजा को देखा जाएगा। So one of the hunter takes the aim and shoots the tiger. Therefore the 100th tiger was not killed by the tiger king, and therefore his entire plan of killing the 100th tiger was still unfulfilled। तो मरना तो था ही। How did the
10-day-old boy react to the prediction about the future made by the astrologers? तो बच्चे, no sooner had the astrologers made the prediction about the death of the 10-day-old boy, a great miracle took place. एक astonishing phrase emerged from the lips of the baby and everyone stood transfixed in stupefaction. Transfixed in stupefaction का मतलब होता है to be very surprised, to be still in surprise. He said the astrologer should tell him how he would die and ask the reason for his predicted death. और वो उनसे पूछता है कि भैया ये तो मुझे भी पता है कि मैं कैसे मरूंगा. एंड यहाँ पर वो एक बहुत ही, आप कह सकते हो एक वो कौन सा होता है यार, इंटिमिडेटिंग, वो एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग मतलब एक ऐसा इंस्टिगेट करने वाला फ्रेज बोलते हैं फॉर टाइगर, जब वो कहते हैं लेट टाइगर्स बीवेयर. बचपन में ही बोल देते हैं कि टाइगर को बोलो बच के रहें, टाइगर किंग आ रहा है. अब टाइगर ही बोलेगा बेटा आजा बेटा, मारेंगे हम तुझे. लास्ट सवाल बच्चे, हाउ डिड द टाइगर किंग सेव हिज किंगडम फ्रॉम द ब्रिटिश? तो महाराजा जो टाइगर किंग है अनॉयड अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल बाय रिफ्यूजिंग हिम द परमिशन टू हंट एंड स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम. पता लग गया. लेटर उसने अमेंड करा, बेसिकली करेक्शन करने की कोशिश करी अपने एक्ट में, क्योंकि उसे पता था कि उसका किंगडम जो है वो छिन सकता है. तो उसने 50 सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स जो थी वो ऑफिसर की वाइफ को भिजवा दी, उस उम्मीद में कि वो 2-3 रखेगी और बाकी सारा वापस कर देगी. और यहाँ पर ये दिखाता है कि वो एज अ ब्राइब भिजवाया गया था, वो अभी से ही करप्ट था. लेकिन वो लेडी इतनी ज्यादा ग्रीडी थी कि उसने सारी की सारी रिंग्स रख ली और महाराजा को 3 लाख रुपए का बिल पड़ा, फटका पड़ा उसके ऊपर. लेकिन ऑफिशियल्स वर वेरी प्लीज विद हिम कि चलो गलती करी तो करी, सुधार तो ली. इसलिए में राजा ने अपना किंगडम तो बचा लिया, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ 3 लाख रुपीज. लेकिन ही वाज सच अ विम्सिकल किंग, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि पैसा गया तो गया. ही वाज लाइक कि भैया हो तो ना हो, किंगडम तो मेरा बच गया. ठीक है. और इसी के साथ बच्चे हमारा सेकंड रिवीजन लेक्चर भी यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है. आप आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, आप लोगों की रिवीजन आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से हो गई होगी. बच्चे अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या फिर आप लोग अपने डाउट पोर्टल में मुझे डाउट्स देख सकते हैं. मैं आप लोगों के कॉमेंट्स जो है वो चेक करती रहती हूँ, तो जिसके भी डाउट्स होते हैं बच्चे उनके डाउट्स का निवारण करने की कोशिश मेरी पूरी रहती है. ठीक है. सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास. आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स. अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हैं. एंड इसी के साथ बच्चे ये लेक्चर हो जाता है यहीं पे खत्म. मैं निहारिका लेती हूँ आप लोगों से विदा और मिलूंगी आप लोगों को अगली क्लास में. तब तक के लिए भाई पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. गुड बाय एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट.